वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको पता है ये हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। ऐसे टॉपिक्स को हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं जिससे उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि यूपीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों के ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर अटैच किया जाए टॉपिक्स के साथ, ताकि आपको समझ आए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कैसे उनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। एंड ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये बाइलिंगुअल है। आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इस सीरीज़ को, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम देखेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि दो हम इससे संबंधित वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं। आज उसी के कंटिन्यूएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रह गए हैं इम्पॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और ना ही हम इतना याद रख सकते हैं। पॉसिबल तो है, अगर मैं चाहूँ तो सबको इंक्लूड कर लूँ, लेकिन इतना हम सब कुछ याद नहीं रख सकते और हर चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होती। हालांकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो हमें लगता है अरे ये कैसे पूछ लिया गया, लेकिन इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा सिलेबस इंक्रीज़ ही होता जाएगा, वास्ट ही होता जाएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हार्ड वर्क करें लेकिन उसके साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करें। और उसी के अंतर्गत ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तीसरा लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम उन्हीं अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जिनसे पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम आज जो देखेंगे वो है 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 का। इसके माध्यम से क्या हुआ था ये देखते हैं। देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में आया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि राज्य को निजी शिक्षण संस्थान सहित जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगे, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होंगे, वहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए विशेष प्रावधान करने के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, साथ में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को भी जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 15 क्लॉज 5। और इसमें बात क्या की गई थी? तो क्या मतलब हुआ कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससीज और एसटीज के लिए। किस में बना सकती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे ये पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के लिए होंगे, राइट। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, 15 क्लॉज 5। ठीक है, फिर अगला कौन सा है? ये है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके माध्यम से क्या किया गया था? इसके माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B जोड़ा गया था। उसके अंतर्गत क्या किसकी बात की गई थी? बात की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहकारी समितियों की, राइट। और इसके अंतर्गत
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी इनको इस्टेब्लिश करना, इनको फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करना एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं, तो ये है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया था? ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और साथ में एक DPSP भी जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को राज्य सरकारें और सरकारें प्रमोट करेंगी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। देन देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, लोग वॉलंटरली यानी अपने आप से आपस में जुड़कर एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, और ये जो एसोसिएशन होता है इसके माध्यम से वो अपने जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, राइट। तो ये लोगों के द्वारा आपस में मिलकर बनाया गया एक एसोसिएशन होता है। लोग वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ में ये डेमोक्रेटिक नेचर का होता है क्योंकि जितने भी जो मेंबर्स होंगे जिनकी इसमें हिस्सेदारी है वो सब इसको कंट्रोल करेंगे, राइट। तो ये होता है बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति, जिसकी बात किसमें की गई है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में की गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इससे संबंधित अभी लास्ट 1-2 वर्षों में ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके माध्यम से क्या किया गया था कि कोलिजियम सिस्टम जो होता है इसको रिप्लेस किया गया था। तो कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? कोलिजियम सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो कौन से सिस्टम से किया जाता है? कोलिजियम सिस्टम से। इसके बारे में आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ये मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को कि अब आपको किसको जज बनाना है। तो यही जो है ये इन लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, यही कोलिजियम सिस्टम कहलाता है, राइट। और ये अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन क्या कहा गया कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये सही नहीं है, और एक नया सिस्टम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ये सरकार के द्वारा लाया गया था। तो ये जब सरकार के द्वारा लाया गया तो उसके लिए ये संशोधन किया गया था, लेकिन बाद में इसको 2015 में जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। अर्थात ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसको समाप्त कर दिया गया और दोबारा NJAC की जगह कौन सा सिस्टम चलने लगा? कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। और ये जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट जा रहा है NJAC। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे प्रिविलेंस में नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। देन आगे देखते हैं। देखिए, जो संविधान संशोधन आया था ये आया था 2014 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो भी एनक्लेव्स थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इनके ऊपर बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था 1974 में, और एक प्रोटोकॉल लाया गया था 2011 में। तो इन्हीं दोनों को इफेक्टिव करने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो एनक्लेव्स थे, कुछ एनक्लेव्स का एक्सचेंज किया गया था, इसको इफेक्टिव किया गया था इस बात को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सवा संविधान संशोधन। उसके बाद 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है इसके माध्यम से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देश में लागू किया गया था। तो इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। GST की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी होगी। इसके माध्यम से क्या किया गया था? इसके माध्यम से वैरायटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त करके एक टैक्स लाया गया था, ठीक है। तो बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त करके ये एक इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया था जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था,
राइट। देखिए, तो जीएसटी हमने देख लिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या प्रयास किया गया था कि जो भी बहुत सारी वैरायटीज़ के इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे हैं उनके स्थान पर एक सिंगल टैक्स लागू हो, एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और इसके लिए ये जान लीजिए कि जो स्टेट्स होती हैं इनके पास पावर होता है गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाने का। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 246A के अंतर्गत ये शक्ति होती है। उसके बाद इसी के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई थी। जीएसटी काउंसिल का क्या काम था? जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? इसका काम है ये एडमिनिस्टर करेगी और गवर्न करेगी जीएसटी को। ठीक है। और ये किसके द्वारा फॉर्म की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होंगे? जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन होंगे। राइट। और साथ में कौन कौन होगा? और इसमें कौन कौन होगा? वो मेंबर्स होंगे जो स्टेट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे जीएसटी काउंसिल के लिए, वो लोग भी इसके सदस्य होंगे। राइट। और साथ में एक पॉइंट और याद रखिएगा, काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल में 1/3 जो वोटिंग पावर है ये किसके पास होगी? ये होगी सेंटर के पास। और रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उनके पास 2/3 वोटिंग पावर होगी। और कोई भी अगर जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो वो 3/4 मेजॉरिटी पर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीएसटी काउंसिल से संबंधित, वो हमने देख लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो जीएसटी काउंसिल है ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसको आर्टिकल 279A के अंतर्गत निर्मित किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था, इसको देख लेते हैं। इसके माध्यम से क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकल 338B के अंतर्गत, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको इस आर्टिकल के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, इस अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 342A को। तो और इसके अंतर्गत क्या पावर दी गई थी? प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी कि वो नोटिफाई कर सकते हैं एक कास्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में, यानी कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो किसी भी जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। साथ में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी कि वो इस लिस्ट को चेंज कर सकती है। राइट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के, इनको याद रखिएगा, आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A। राइट। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया है, इसको भी देख लेते हैं। इसके माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया था। और क्या कहा गया था? 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये OBC जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, SCs और STs, इनके रिजर्वेशन से डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है। तो जो ये 103वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से क्या किया गया था? इसके माध्यम से आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया और क्या कहा गया कि EWS भी रिजर्वेशंस अब दिए जाएंगे 10%, इनको रखा गया है। साथ में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो 50% का कैप था रिजर्वेशन पर, वो EWS रिजर्वेशन के बाद बढ़ गया है और वो कितना हो गया है? 60% हो गया है। राइट। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या होगा, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर EWS को रिजर्वेशन देने के लिए सीट्स को भी बढ़ाया जाएगा। राइट। और रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंतर्गत ये रिलीजन और कास्ट से संबंधित नहीं होगा, ये सिर्फ इकोनॉमिक जो कंडीशन है व्यक्ति की, उस पर ये डिपेंडेंट है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन केस ऐसा कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको आंसर कर सकें। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? पहली चीज़ ये है कि जो फैमिली इनकम होगी वो 8 लाख से, एनुअली 8 लाख से कम होनी चाहिए। और उस जो फैमिली है उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। ठीक है। और
एक जो अन्य कंडीशन है वो ये है कि जो भी बाकी रिजर्वेशन है ओबीसी का, एससी एसटी का, अगर व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है तो वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता है। उसके बाद एक और कंडीशन है, उसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति के पास 1000 स्क्वायर फीट या फिर प्लॉट 100 यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट के घर से ज़्यादा और प्लॉट 100 यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देन एक और जो अन्य कंडीशन है वो ये है कि रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 200 यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए उन एरियाज़ में जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंतर्गत नोटिफाइड नहीं है। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स थे, इनको एक दो बार देख लीजिए ताकि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आती है तो आप उसको कर सकें। देखिए, तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि संवैधानिकता पर जो भी सवाल उठाए गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि जो 50% की सीलिंग वाली जो लिमिट रखी गई है, ये लिमिट जो फिक्स की गई थी, ये ऐसा नहीं है कि ये इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये वैलिड है और ये आगे भी वैलिड रहेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए जो आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें पता होने चाहिए। 15 और 16 को अमेंड किया गया है, लेकिन 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 जो है ये ऐड किए गए हैं। तो अमेंड किया गया है यानी कि कोई चेंज किया गया है, वो चेंज किया है, ये दोनों आर्टिकल्स को ऐड किया गया है। तो ये हमने देख लिया है। अगला देखते हैं हम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया है 2020 में। इसका संबंध किससे है ये देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं इसमें रिजर्वेशन जो दिया जाता है एससीज और एसटीज को, इसको एक्सटेंड किया गया है। और साथ में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। रिसेंट ये अमेंडमेंट किया गया था, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनके दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया। इसके माध्यम से क्या किया गया, आर्टिकल 338B, 342A और आर्टिकल 366 की जो पावर थी इसको रिस्टोर किया गया। और क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ये आइडेंटिफाई कर सकती हैं ओबीसीज को दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि इसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं अर्थात जो ओबीसीज हैं, इनकी पहचान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया, रिस्टोर किया गया और इन आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। ये क्यों लाया गया, क्योंकि मई 2021 के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इन्होंने एम्पावर किया था कि केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, लेकिन इसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये अधिकार दिया गया। राइट, तो इसके साथ हमने जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहे हैं उनको डिस्कस कर लिया है। एंड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है या 15% तक लिमिट कर दी गई है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, 91st, 92nd, 98th या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए फिर क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आपने ऐसे लर्न किया होगा कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है 2003 में एक ही अमेंडमेंट हुआ हो, और क्वेश्चन में भी ईयर्स नहीं लिखे होते हैं, इसीलिए आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ कब था, 2003 में। तो इसके माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, तो इन सूचियों में हमें मैच करना है। कोड नीचे दिए हुए हैं,
तो हम इसको देख लेते हैं फिलहाल यहाँ पर। दिया हुआ है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित किया गया था। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर किया गया था। मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो अब आप बताइए क्या होगा यहाँ पर। अगर हम शुरू करें नीचे से, तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 कब कर दी गई थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट के द्वारा। और न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है इसको सीमित कब किया गया होगा? 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ऐसे जब मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें दो भी पता है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो एक बार कोड देख लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है D2 C1। D का 2 हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा और B का 4 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बैठ रहा है यहाँ पर? ऑप्शन C। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश में समझना हो तो आप इसको देख सकते हैं, अगर हिंदी में ना समझ आया हो तो। वही यहाँ पर ऑप्शन है, इसको हमने देख लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स was inserted by the 42nd constitutional amendment to provide for participation of workers in management। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। जल्दी से सोचने का प्रयास कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 43A। तो वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये देख लेते हैं। वो दिया हुआ है D में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल ही ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित। तो जो भी हमने डिस्कस किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक पर। हम रोज़ एक करंट अफेयर का टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। तो आज जो है ये है रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस। ये एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। RBI ने रिलीज़ की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस। ठीक है, ये क्या रिवील करती है कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं ये कैसे इंक्रीजिंगली ये डिपेंडेंट होती जा रही हैं फंड ट्रांसफर्स पर जो स्टेट और सेंटर से किए जाते हैं। क्या कहा गया है इसमें? लगभग 70% जो रेवेन्यू है इनका म्यूनिसिपैलिटीज़ का, ये सैलरीज, पेंशन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर खर्च हो जाता है और बाकी बचा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ये स्पेंड करते हैं। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल फाइनेंसेस है रिलीज़ किसने की है? RBI ने रिलीज़ की है और 70% इसमें बताया गया है इनका खर्च किस में हो जाता है? सैलरीज, पेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर, यानी कि प्रशासनिक खर्चों पर, वेतन और पेंशन पर। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सकेंगे। फिर क्या कहा गया है? वर्तमान में देश भर के विभिन्न जो नगर निगम है इनके द्वारा अर्जित जो कर होता है उनकी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, तो बहुत कम पड़ता है, इनएडिक्वेट है। और इंडिया में क्या कहा गया है अगले पॉइंट में? जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं इनके द्वारा जो टैक्स वसूला जाता है वो लगभग 31 से 34% रहा है टोटल रेवेन्यू का फाइनेंशियल ईयर 18 से 20 के पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट निकल कर आता है वो ये कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कौन से वो टैक्सेस हैं जिनको वसूलते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स। ठीक है, और कुछ और लोकल टैक्सेस भी होते हैं जो इनके द्वारा वसूले जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ में इनसे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको लगाने का प्रयास कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप चाहें तो उनको इसके साथ मर्ज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। राइट, तो एक साथ आपके पास सारे क्वेश्चंस भी होंगे और आपको पता भी चल जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।